मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एकदम बेसिक पॉइंट डिस्कस किया था और उस बेसिक पॉइंट पर जो रेशियो रिलेट होता है एंगल के सामने, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड में रिलेशन जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग 30, 60, 90, 45, 45, 45, 45, 90। तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस रेशियो का यूज करते हुए 3-4 क्वेश्चन का आंसर निकाला था। तो चलिए आज की क्लास से अब आपका एक पैटर्न वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि कंटिन्यू तब तक करेंगे, समाप्त जब तक नहीं होगा ये चैप्टर। और समाप्त कब तक होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सारे तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, तो वो आपका कभी गलत ना हो और कम समय में तुरंत आंसर निकल जाए। तो मैंने लास्ट क्लास में जो बेसिक पॉइंट डिस्कस किया था, आपके एंगल से रिलेटेड आपका रेशियो बताया था कि 30, 60, 90 का जो साइड का रेशियो होता है, 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, और 45, 45 और 90 डिग्री के जो ट्रायंगल बनता है 45, 45 एंड 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो साइड का रेशियो होता है वो किस तरीके से है और कैसे आता है, वो पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में 2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके उस पॉइंट से रिलेट होंगे और आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी इन 3 पॉइंट को मैं 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर दूंगा, जिससे जब क्वेश्चन करें तो वो आपके सामने रहेगा और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा और क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 3 पॉइंट कौन कौन से थे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला जाएगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कौन सा दिया जाएगा, तो मैंने बताया था 3 एंगल की बात की थी। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। इसके बाद आपका एक एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री लिया, और ये वाला एंगल जो ले लिया, तो क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, सिंपल लॉजिक है, ये मैंने पॉइंट बता दिया है लास्ट क्लास में कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो एंगल का सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल के, वो आपका हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाकी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा। मतलब अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 30 है तो 90 में से 30 माइनस किया तो ये कितना आएगा, तो आप लिख पाएंगे कि 60 डिग्री आएगा। तो इनके साइड के रेशियो के बारे में मैंने बताया था कि जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो और उस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की साइड की बात की जाए, उनका रेशियो, साइड की लेंथ का रेशियो निकालना हो, तो वो बार बार आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि साइन, टेन, कॉट ये सब पढ़ने जाएं, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन एक ही पॉइंट को जब हमें 2 ही 3 पॉइंट्स हैं जो हमें पता है कि क्वेश्चंस में, अधिकतर क्वेश्चंस में यूज होता है, तो उसको बार बार लिखने की जगह बेहतर है कि उसके रेशियो के अकॉर्डिंग करें। तो 30, 60 और 90 डिग्री के जो साइड्स हैं, इनके सामने की साइड्स होंगी, इनके बारे में डिस्कस हुआ था कि 30 डिग्री के सामने की साइड, 60 डिग्री के सामने की साइड और 90 डिग्री के सामने की साइड। तो डिस्कस ये किया था कि 30 डिग्री के सामने की साइड अगर 1 रेशियो होगा, 30 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो, 30 डिग्री एंगल जो है आपका, एंगल जो 30 डिग्री है उसके सामने का साइड 1 रेशियो होगा, तो 60 डिग्री के सामने की साइड जो होगी वो 3 रेशियो होगी। ये रेशियो की बात कर रहा हूं, 30, 60 और 90 के सामने के साइड का रेशियो क्या होगा, तो 1√3 एंड 90 डिग्री के सामने की साइड का जो रेशियो होगा 2 होगा। मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ का रेशियो होगा 1:√3:2। तो ये आपका पहला पॉइंट जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी जो कि क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए मैंने लिख दिया साइड में। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल दिया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है, जिसमें एंगल के बारे में बताया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें एक एंगल आपका दिया गया हो 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। और मैंने कहा कि ये 45 डिग्री है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। बाकी अगर एक और एंगल 45 डिग्री हमें पता चल गया तो 45 डिग्री पता चल गया, तो अब आपको पता है
कि जो दूसरा एंगल आपका आएगा वो भी 45 डिग्री होगा। और आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जो साइड का रेशियो होता है 45 डिग्री के सामने की साइड, 45 डिग्री के सामने की साइड और 90 डिग्री के सामने की साइड, आपका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। वो पॉइंट डिस्कस किया था कि 45 डिग्री के सामने की साइड को अगर 1 रेशियो लें तो ये भी 45 डिग्री है। एंगल बराबर हैं, अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होंगी। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, लास्ट क्लास में मैंने बताया है। 45 डिग्री के सामने 1 है तो ये भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड भी 1 होगी। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर होती है। ये तीसरा पॉइंट अभी मैं बता दूंगा। 45 डिग्री के सामने 1 है तो 45 डिग्री के सामने 1 होगा, और 90 के सामने क्या होगा, √2 लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, क्योंकि हमने बताया अभी की एंगल बराबर होंगे, मैंने आपसे बताया, आपके साथ डिस्कस किया, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट डिस्कस किया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, कोई भी ट्रायंगल ले करके चलते हैं, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये 90 हो जाएगा और दोनों बराबर होंगे तो 45 ही होगा, तो 1 1 ही आएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन में यूज हो जाए, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा कुछ लॉजिक यूज हो जाए जिससे आपका एंगल बराबर दिख रहा है, तो हमें कंफर्म वहां पर पता चल जाना चाहिए कि अगर एंगल बराबर है तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि उसके सामने की साइड बराबर होगी। मतलब मैंने ये कहा कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये एंगल कुछ और है, तो मैंने कहा कि अल्फा है। तो अब आपका पॉइंट आता है कि 2 एंगल बराबर है इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल कोई भी हो, अगर ये 2 एंगल बराबर है इस ट्रायंगल के, एक आपका एंगल थीटा ये वाला है, इसके सामने की साइड ये वाली, और ये एंगल थीटा है, इसके सामने की साइड ये वाली AC, यानी इस थीटा एंगल के सामने साइड कौन है, AB, और इस थीटा एंगल के सामने साइड कौन है, AC। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, थीटा थीटा है, तो ये जो साइड होंगी वो साइड कौन सी, तो वो साइड AB = AC, यानी कि AB और AC बराबर होगा। तो जब 2 एंगल बराबर हो तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। और अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आज के क्वेश्चन जितने भी हम लोग करेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया था मैंने कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उससे जितने डिग्री ऊपर की तरफ देखेंगे वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपसे मैंने ये डिस्कस किया था कि जितने डिग्री ऊपर की तरफ देखेंगे ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और जितने डिग्री नीचे देखेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है, इस पर फिर से दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आंसर तुरंत निकालते चले जाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड makes an angle of 30 degree with the ground, and the distance from the root of the point where the top of the tree touches the ground is 12 meter. What was the height of the tree? अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में पढ़े तो क्वेश्चन है आपका हिंदी में क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आधी से टूट कर गिरता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तली से पेड़ का ऊपरी भाग जहां पर वह भूमि को छूता है तक की दूरी 12 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब आप आ जाइए इस पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट में से क्या यूज होने वाला है, अगर आप देखें ध्यान से समझे ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है, और ये सारे पॉइंट अगर आपको पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो भी आपके डिफरेंट तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि अपर पार्ट ट्री, एक पेड़ है, उसका ऊपरी हिस्सा, एक पेड़ मैंने बना दिया, मैंने कहा कि ये पेड़ है, पूरा ऊंचाई इसकी दे दी यहां से यहां तक। अब बोला गया कि एक पेड़ है जिसका ऊपरी हिस्सा टूट गया, और वो ऊपरी हिस्सा टूट गया, मतलब यहां पर कहीं पर से एक पॉइंट है जहां से वो बेंट हो गया है, मुड़ गया है, वहां से टूट गया है, और जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, वो कुछ ऐसे आकर के जमीन पर टच कर रहा है। अब ऐसे आएगा, यहां पर टच ही है, कनेक्टेड है, और यहां पर बस बेंट हुआ है, तो ये आपका आकर के यहां पर टच करेगा, तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये जमीन को टच कर रहा है। और जमीन को जो टच कर रहा है इसके बारे में बोला गया है कि एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द
टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मतलब उसका जो रूट है जेड है यहां से, और जहां पर उसका टॉप आकर के जमीन को टच कर रहा है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है कितना मीटर डिस्टेंस है, तो बोला गया 12 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दे दिया गया, ये डिस्टेंस 12 मीटर दे दिया गया, 12 मीटर है। तो ये 12 मीटर डिस्टेंस दे दिया गया कि इसका जो रूट है उससे जो टॉप इसका टूट करके यहां से बेंट हुआ और मुड़ करके जमीन को टच कर रहा है, जितना भी एंगल बना रहा है वो आपका जहां टच कर रहा है, और इसका रूट जो जड़ है वहां से दूरी 12 मीटर है। और आपको बताया भी गया कि कितना डिग्री बना रहा है, तो बोला गया द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल जो बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, ये आपको दे दिया गया 30 डिग्री बना रहा है एंगल। ये एंगल आपको बता दिया गया है 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री बना रहा है, चलिए आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अब आपसे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, अगर हाइट की ट्री बताना, मतलब हाइट ट्री का हाइट बताना है, हाइट का ट्री नहीं, ट्री का हाइट बताना है, और अगर ट्री का हाइट बताना है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला जो हाइट था ये तो था ही था आपका, यहां से तो बेंट हुआ था, ट्री का हाइट ये पूरा आपको बताना है, ये आपका पूरा लेंथ ये बताना है आपको। और अगर ये बताना है तो पॉइंट आपका क्या क्लियर होना चाहिए, वो पॉइंट आपका क्लियर ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये बेंट हुआ है यहां से, और अगर यहां से बेंट हुआ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यही वाला तो बेंट होकर के यहां से मुड़ करके इधर की तरफ आया है, यही तो आपका इधर की तरफ आया है जो कि जमीन को टच कर रहा है, ये टॉप इसका जमीन को टच कर रहा है। इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ही है, मतलब हम कह सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वहीं बेंट होकर के ये आपका जमीन को टच कर रहा है। तो अगर हमसे बोला जाए कि पेड़ की हाइट क्या है, तो पेड़ की हाइट जो होगी वो ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा, और प्लस ये वाला लेंथ मिला करके, ये दोनों अगर लेंथ मिला दें, ये वाला और ये वाला, तो ये टोटल हाइट निकल जाएगी। अब आते हैं रेशियो के पार्ट पे, ये बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, बाकी आप एक बार फिगर बना लेंगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो आप देखिए कि कौन से एंगल की बात की गई है, 30 है, आपको पता चल गया, ये 30 है और ये 90 तो है ही, 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। और अगर ये पॉइंट ध्यान से समझें, और अगर ये पॉइंट ध्यान से समझते हैं, तो आपका जो एंगल मैंने बताया रिलेशन 30 60 90 में, कि 30 डिग्री के सामने की साइड को अगर रेशियो के पार्ट पर देखें, 30 डिग्री के सामने साइड ये रेशियो 1 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, तो 60 डिग्री के सामने ये जो आपका पूरा लेंथ होगा वो क्या होगा, √3 होगा। और 30 के सामने 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा, तो 90 के सामने क्या होगा, वहां से रिलेट करें तो ये जो लेंथ आएगी ये 2 होगी, और अगर ये 2 हुई तो हम कहेंगे कि ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 2 होगा। यानी टोटल हाइट कितना हुआ, तो 1 + 2 = कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि टोटल हाइट होगा 3। यानी हमें 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है, रेशियो के अकॉर्डिंग 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आपको हाइट बताना है, और हाइट होगा 1 और +2, और 2 कैसे आया, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। तो अगर हमें यहां पर 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो किसी एक्चुअल वैल्यू से रिलेट हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो लेंथ हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग √3 आ रही है, वो एक्चुअल में √3 नहीं है, वो एक्चुअल में कितना है, 12 है। यानी √3 की वैल्यू 12 मीटर है, तो हम कहेंगे कि 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 12/√3, और 12/√3 कितना होता है, 4√3। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आया, तो आपको पता है 12 को लिखते हैं 4 × 3, मतलब √3 × √3 और डिवाइडेड बाई √3, तो ये आपका कैंसिल होकर के 4√3 आ गया। तो अगर एक रेशियो 4√3 आ गया, तो यहां पर हमें बताना है 3 रेशियो की वैल्यू, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 × 4√3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12√3। तो अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, अगर अच्छे से समझ गए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो ये पॉइंट आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये रेशियो जो होता है 30 60 90 की सामने की साइड का रेशियो, 45 45 और 90 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो, और अगर एंगल बराबर है तो उनके सामने की साइड बराबर होती है। ये रूल आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक करके क्वेश्चन चलते जाएंगे, समझते जाएंगे, और हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट है आज की क्लास से क्वेश्चन, तो इसलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ए वर्टिकल पोस्ट 63 मीटर हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। क्वेश्चन हिंदी में अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है 63 मीटर ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है। अच्छा, अगर आप फिर से देखें ये क्वेश्चन तो एकदम अलग तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो क्वेश्चन लगभग उसी तरीके का है। और किस तरीके का है तो वो आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूं, फिगर बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, बना दे रहा हूं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक पेड़ है, वर्टिकल पोस्ट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा खंबा है, पोल नहीं है, खंबा है, पोस्ट है या खंबा है, जो भी है। तो बोला गया कि ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई दे दी गई, इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो पूरा दी गई है 63 मीटर। ये जो खंबा है इस पूरे खंबे की ऊंचाई 63 मीटर दे दी गई है। और ये खंबा क्या हुआ, बेंट हुआ, कहीं से टूटा मतलब बेंट हुआ है। यह बोला गया है ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट, लेकिन कंप्लीटली वो अलग नहीं हुआ है, कहीं से टूटा है लेकिन टूटा हुआ है नहीं, एकदम अलग नहीं हो गया, टूट गया और टूट करके गिरा है, लेकिन यहां पर टच हुआ ही है, वो कंप्लीटली अलग नहीं हुआ है, मतलब बेंट हुआ है एक तरह से कह सकते हैं। तो बोला गया चलो किसी हाइट से ये टूटा, यहां से मैंने तोड़ दिया इसको और यहां से टूटा, और अगर यहां से टूटा तो ये वाला हिस्सा आके जमीन को टच कर रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आकर के जमीन को टच कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से आके जमीन को टच कर रहा है। और जमीन को जो टच कर रहा है वो कितने डिग्री एंगल पर, तो बोला गया कंप्लीटली सेपरेटेड मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जमीन को 30 डिग्री के एंगल पर टच कर रहा है। तो यहां पर हमने एक लाइन के थ्रू मिला दिया, जमीन को बना दिया जो कि हॉरिजॉन्टल है, प्लेन है, ये 30 डिग्री के एंगल पर जमीन को टच कर रहा है, ये आपको बता दिया गया 30 डिग्री। और उसकी ऊंचाई कितनी थी उस पोल की, पोस्ट की या खंबे की, तो वो 63 मीटर थी। 63 मीटर कहां से कहां तक, तो ऊपर से लेके एकदम नीचे तक, ये टोटल 63 मीटर है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट पर। ये फिर से 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो हमें पता है कि ये 60 डिग्री होगा। अब आइए थोड़ा सा रेशियो के पार्ट पर। 30 के सामने की साइड 1 होगी तो 60 के सामने राइट साइड 2 होगी और 90 के सामने राइट साइड होगी मतलब 2। 90 के साइड 30 के सामने 1 होगी तो 60 के सामने √3 होगी, 90 के सामने 2 होगी। रेशियो होगा ये साइड का, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो चलिए अगर मैं इसी कंसेप्ट का यूज करता तो मैं कहूंगा कि 30 के सामने की साइड अगर ये 1 हुआ, अगर ये 1 हुआ तो 60 के सामने की साइड क्या होगी, तो ये होगा √3 रेशियो, और 90 के सामने क्या होगा, ये 2 रेशियो। और अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर ये टूट करके ये यहां से बेंट होकर के जमीन को टच कर रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो अगर ये 2 रेशियो है तो ये भी 2 रेशियो होगा, और अगर ये भी 2 रेशियो होगा तो बताइए टोटल हाइट कितनी हुई, तो 1 + 2 = 3। और ये जो आपको दिया गया टोटल हाइट कितनी दी गई है, 63 मीटर। दैट मीन्स 3 रेशियो की वैल्यू 63 मीटर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 21 मीटर। आंसर क्यों आ गया 1 रेशियो 21 मीटर, क्योंकि ये बेंड कितनी हाइट से हुआ है, तो ये 1 रेशियो है, 1 रेशियो मतलब 21 मीटर। यही तो आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से समझते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, one flies a kite with a thread 150 meter long. If the thread of the kite makes an angle of 60 degree with the horizontal line, then the height of the kite from the ground, assuming the thread to be in a straight line, is. अब आप देखिए क्वेश्चन एक बार हिंदी में मैं बता देता हूं। पतंग तो सभी लोगों ने उड़ाया होगा, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त हमें पता है कि जो रस्सी होती है वो सीधा नहीं होती है, वो कुछ ऐसे कर्व की तरह होती है। लेकिन यहां बोला गया अज्यूमिंग द थ्रेड टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो मान के चलना कि रस्सी एकदम स्ट्रेट लाइन में है पतंग से, और आपने जहां पर हाथ में पकड़ा वहां तक एकदम स्ट्रेट है, वो झुकी हुई ऐसे कर्व की तरह नहीं है, ये आपको बताया गया। तो हिंदी में क्या है, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 150 मीटर है, मैदान से धागे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मान लीजिए कि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई क्या है। अच्छा, अब आप आइए क्वेश्चन पे।
थोड़ा सा अगर ध्यान दें, क्वेश्चंस में रेशियो का यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन रेशियो का यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो रेशियो अपने आप याद होता चला जाएगा, और सब रेशियो जब याद हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपको रेशियो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन में उनका यूज कैसे करते हैं वो बाद की क्लास में मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए आप आइए क्वेश्चन पे। वन फ्लाइज ए काइट विद अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब मैंने कहा कि ये कोई है जो पतंग उड़ा रहा है, मतलब मैंने कहा कि यहां से पतंग उड़ा रहा है, कोई भी अगर यहां से पतंग उड़ा रहा है, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां से कोई पतंग उड़ा रहा है, और पतंग जो उड़ाई जा रही है वो 100 कितने मीटर की धागे से उड़ाई जा रही है, 100 मीटर कितने मीटर लंबे धागे से उड़ाई जा रही है। तो ये बताया गया कि ये धागा जो है ना वो आपका 150 मीटर लंबा है, ये 150 मीटर लंबा धागा है, और ये जो है एंगल बना रहा है कितने डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये आपका एंगल है दिया गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री बनाता हुआ एक धागा है जो 150 मीटर, जिससे हम काइट उड़ा रहे हैं। मतलब काइट अगर देखें तो यहां पर होगी पतंग, तो यहां पर हो गई पतंग, और पतंग उड़ रही है 150 मीटर लंबे धागे से, और जो क्षैतिज रेखा है उससे 60 डिग्री का कोण बना रही है। वो कौन, पतंग नहीं, हम कहेंगे धागा जो है ना, जो धागा है स्ट्रेट में, जो कि सीधा हमने माना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, मान लेते हैं धागे में ढीलापन नहीं है, वो सीधा स्ट्रेट है। तो काइट उड़ाई जा रही, पतंग उड़ाई जा रही है 150 मीटर लंबे धागे से, और क्षैतिज रेखा से वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो बताना क्या है, बताना है देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज। तो जो काइट है ना, उस काइट का जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना है ऊपर, वो काइट जो है वो ग्राउंड से, वो पतंग जो है वो ग्राउंड से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। मतलब हम बात करें स्ट्रेट, अगर देखें सीधा काइट से जमीन पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हाइट कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपसे पूछा गया है ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट पूछा गया है कि पूरा हाइट इसकी कितनी है तो किस तरीके से निकाला जाएगा, बेसिक पॉइंट आपको क्लियर है। रेशियो कौन सा यूज होगा, आपको पता चल गया कि यहां पर अगर ये 60 है और ये कितना है 90 है, तो ये कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर 90 हो गया 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अच्छा, जिनका दिमाग चलता है ना वो डायरेक्टली कहेंगे कि 90 के सामने 150 है, मतलब दो रेशियो की वैल्यू 150 है, तो 30 के सामने 75 आएगा, 60 के सामने 75√3 आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आपका बना हुआ है तो पहले थोड़ा थोड़ा रेशियो का यूज करना सीखिए, लिखिए रेशियो, ताकि आपको दिक्कत ना लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो 30 डिग्री के सामने अगर रेशियो रिलेट करें कि 30 के सामने की साइड का रेशियो 1 होगा, तो 60 के सामने की साइड का रेशियो √3 होगा, और 90 के सामने की साइड का रेशियो 2 होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए, यहां से रेशियो रिलेट करेंगे, सीधा आप क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब आप देखिए कि ये जो वैल्यू है मीटर में दी गई है, ये जो लेंथ है मीटर में दी गई है, वो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने रेशियो की वैल्यू है, 2 रेशियो। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड किया 75। और अगर एक रेशियो की वैल्यू 75 मीटर आ रही है, एक रेशियो 75 मीटर है, और आपको बताना है कि हाइट मतलब √3 रेशियो, और √3 रेशियो निकालें तो क्या कहेंगे 1:75 है, तो √3 इंटू 75 यानी 75 इंटू √3 मीटर हाइट पर वो पतंग उड़ रहा है। जमीन से कितनी हाइट पर पतंग उड़ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 75√3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम बेसिक ही क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर लिखा हुआ आ जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्षैतिज रेखा से जितने डिग्री ऊपर की तरफ देखने पर वो वस्तु दिखाई देती है जिसको देखना है, तो वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्षैतिज आपकी जो रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे जितने डिग्री ऊपर की तरफ आपको जाना होगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो आज की क्लास में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की ही नहीं जा रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन आपका 4th है, the angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 degree. On moving the distance of 30 meter towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation increases to 60 degree. The height of the tower is.
अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हिंदी में है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से एक मीनार पर बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद की तरफ 30 मीटर चलने पर बिंदु बी से उसी मीनार के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का है। इसमें बस कंडीशन ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो अभी तक किया हम लोगों ने एकदम बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो पीछे के क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चन किए उसमें सिंगल ट्रायंगल बन रहा था और ये आपका डबल ट्रायंगल पर बेस है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलेट कैसे करना है, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करना है। तो क्वेश्चन बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। बोला गया कि एक टावर है जिसके टॉप पे, ये उसका हो गया टॉप, टावर का हो गया ये टॉप, किसका टॉप, टावर का। तो टावर जो है ना उसका टॉप पर आपका जो एंगल बन रहा है किसी पॉइंट ए से, बिंदु ए से, और बिंदु ए जमीन पर कहीं पर है आपका है, तो मैंने कहा कि बिंदु ए इधर है, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, क्षैतिज रेखा जमीन बना दिया हमने यहां पर, जहां पर जिस पर वो बिल्डिंग बनी हुई है, जमीन तो लंबी होगी लेकिन मैंने यहां तक मिलाया, और ये ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से उस टावर के टॉप पर बनने वाला जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखने पर, इसके टॉप पर देखें तो कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये आपका जो उन्नयन कोण है इसके बारे में बताया गया है कि कितना डिग्री है, तो बताया गया है 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। तो चलिए हम जो यहां पर 30 डिग्री लिख दिए। इसके बाद की कंडीशन क्या है, बोला गया ऑन मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टूवर्ड्स द फुट, ये उसका फुट है, मतलब टॉप ये है और इसका बॉटम वाला पार्ट ये है। तो बोला गया कि यहां से 30 मीटर इसके फुट की तरफ चलने पर, 30 मीटर चले अगर यहां से, तो यहां से चला गया 30 मीटर, कुछ डिस्टेंस चला गया 30 मीटर, जो कि बोला गया 30 मीटर, और अब जहां पर पहुंचा वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बी, और वहां से उसी टावर के टॉप पे बनने वाला जो उन्नयन कोण है उसके बारे में फिर से बता दिया गया कि अब उस पॉइंट से जब 30 मीटर इसके फुट की तरफ चलते हैं तो एक पॉइंट बी आता है, उस बी पॉइंट से इसके टॉप पे बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इससे जितने डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है टॉप पर देखने के लिए, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया, 60 डिग्री है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है। तो चलिए हमने यहां पर बना दिया, यहां पर सीधा मिला दिया इस पॉइंट को, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो 60 डिग्री है। तो बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये आपका जो फाइंड करना है वो ये पूरा लेंथ पता करना है कि इस टावर की जो ये ऊंचाई थी वो कितनी थी। अच्छा, अगर आप रेशियो के पार्ट पे यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालें तो रेशियो के पार्ट पे कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो तरीका वही है, 30 60 90 है। देखिए अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये 30 है तो ये पूरा जो होगा वो 60 होगा, ये पूरा 60 होगा, ध्यान रखना। अगर ये 30 है, ये तो 90 है ही, तो ये 30 है तो ये 60 होगा। तो अब इसमें देखें, तो अगर इसमें देखें तो इसमें ये वाला पार्ट 60 है, तो ये जो एंगल होगा केवल यहां से यहां तक वो 30 होगा। अगर मैं इस लॉजिक का यहां पर यूज करूं, जैसे भी क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इसमें मैंने कहा कि इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना है, एकदम बेसिक पे नहीं जाना है, तो एक फायदा और मिल सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। कभी अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में आपका एंगल के बारे में बताया जाएगा, बट यहां पर एंगल बराबर है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इस कंडीशन में ध्यान रखना है कुछ ऐसा। अगर मैं फिगर बनाता हूं कि अगर मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनाया, ऐसा कुछ बनाया मैंने, और इसमें बोला कि मैंने ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री है, और मैं अगर इसमें देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं, अगर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल, ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल के बारे में कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बाकी इसके बाद देखें, छोड़ दें इसको, तो इन दोनों एंगल का सम होता है। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके साथ जो एडजेसेंट आपका जो एंगल है उसे छोड़ दो, बाकी दो एंगल का सम होगा, मतलब x प्लस वाई के बराबर होगा। अगर आपको ये लॉजिक पता है, अगर आपको ये बात पता है, तो आप यहां पर भी तो देख सकते हैं ना कि आप ये ट्रायंगल है
और अगर इस ट्रायंगल में देखें तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये तीन एंगल देखिए, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तीन एंगल 1 2 3। तो इन तीनों का सम तो 180 होगा, हमें पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला एंगल 60 है। अगर ये वाला एंगल 60 है तो आपको पता है ये दोनों का सम होता है, ये आपका इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन आपने आगे बढ़ाया, तो ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का सम होगा। और अगर ये 30 है, ये 60 है, अगर ये 30 है तो इन दोनों का सम अगर 60 है तो इसमें से ये हटाओ तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये अगर पॉइंट आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आते हैं ना तो एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये थीटा और ये 2 थीटा तो ये थीटा होगा, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, दिमाग में सेट कर सकते हैं। और या फिर अगर ये 30 है 60 है तो ये भी 30 होगा। इसका अगर डबल ये है ना तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन ऐसे फिगर में हमेशा रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंने आपको जो बताया ये पॉइंट आपको अगर क्लियर है तो अगर ये 30 है ये 60 है, ये दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम आपका ये होता है एक्सटीरियर एंगल, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और अगर ये पॉइंट समझ में आ गया आपको तो अब आइए क्वेश्चन के फॉर्मेट पे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका तो आपका मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप इस तरीके का यूज करिए कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइड बराबर होती है। तो 30 के सामने की साइड ये है और इस 30 के सामने की साइड ये है। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो इस 30 के सामने साइड ये है जो कि 30 मीटर है और इस 30 के सामने साइड ये है। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर कि 30 के सामने 30 मीटर है तो इस 30 के सामने जो आपका साइड है, देखिए 30 के सामने ये साइड और 30 के सामने ये साइड, 30 डिग्री एंगल है सामने साइड, 30 डिग्री एंगल है सामने साइड बराबर होगी, ये दोनों साइड बराबर होगी। तो अगर आपको पता है 30 डिग्री के सामने की साइड 30 मीटर है तो इस 30 डिग्री के सामने की साइड ये वाली भी 30 मीटर होगी, ये श्योर है 100%, ये 30 मीटर होगी। अब आइए रेशियो पर। अब अगर रेशियो का यूज करके देखें कि इसका हाइट बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो अब आप इस ट्रायंगल में रेशियो देखिए कि आपको पता है अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो अगर ये 30 होगा तो मतलब ये साइड का रेशियो अगर देखें कि अगर ये 1 रेशियो होगा, अगर 30 के सामने 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने क्या होगा तो हमें पता है 2 होगा। और 2 रेशियो की वैल्यू अगर 30 मीटर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 से डिवाइड किया 15 मीटर आ जाएगी। और एक रेशियो 15 मीटर तो 3 रेशियो कितना होगा, तो 15 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है, कौन सा कंसेप्ट किया, अगर आपको ये पता है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने का साइड बराबर होता है। और दो एंगल बराबर कैसे हैं, तो मैंने एक्सटीरियर एंगल का रूल जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैंने एक हिंट दे दिया, आप उस पॉइंट को ध्यान रखिए। बाकी तो आगे आपका जब क्लास चल रही है तो पढ़ेंगे, आपका ज्योमेट्री का चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो ये सारे पॉइंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे दोबारा डिटेल से। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से भी बताता हूं। बेसिक का मतलब रेशियो डायरेक्टली पूरा का पूरा दोनों रेशियो यूज करके एक बार बता देता हूं। और दोनों रेशियो अगर यूज करके बताऊं यहां पर तो किस तरीके से होगा वो थोड़ा सा देख लो एक बार, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दो रेशियो कैसे यूज होगा वो आप देखते जाइए, समझते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है, कितना आता है। अच्छा, अगर आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें कहता हूं कुछ ऐसे, अगर मैं रिलेट करूं इसको, तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये देखें तो 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, आप बता पाएंगे क्या? हाँ बता पाएंगे। या फिर अगर आप ऐसे देखें कि ये अगर 30 के सामने अगर देखें कि अगर मैं कहता हूं ये रेशियो के अकॉर्डिंग एक रेशियो होगा, 30 के सामने एक है तो पूरे 60 के सामने ये पूरा जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, तो आपको पता चल गया √3 आएगा। 30 के सामने एक है तो 60 के सामने कितना आएगा, √3। 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 के सामने का साइड का रेशियो अगर देखें तो ये 30 और 60 में 1 एंड √3 का रेशियो होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं, अगर आपका ये एक होगा, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में दिखाई दे तो समझ में आए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये एक होगा तो हमें पता है कि ये वाला पार्ट पूरा जो होगा वो √3 होगा। ये वाला पूरा साइड जो होगा, 30 के सामने की साइड ये पूरी एक होगी तो पूरा 60 के सामने की जो साइड ये वाली होगी वो √3 होगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे आते हैं, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। रेशियो का पार्ट यूज करते हुए इससे मैच कराएंगे, देखिए कैसे होता है। अब आइए इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में अगर आप आते हैं तो आप कहेंगे सिंपल लॉजिक कि अगर 60 के सामने एक है तो 30 के सामने क्या होगा, आप ये बता पाएंगे। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि 30 से 60 में जाने में, मतलब 60 से 30 में जाने में,
तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं 1/√3 हो गया। 1/√3 कैसे होगा? तो अगर आपको ये डाउट हो तो थोड़ा सा और तरीका बदल देते हैं। जैसे ये देखो आप, मैंने कहा कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और अगर 30 के सामने की साइड ये लेंथ मैंने कहा कि ये 1 हो गया। अगर 30 के सामने 1 हो गया तो 60 के सामने कितना होगा? तो √3 आ गया। 30 के सामने 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा। अब फिर बड़े वाले में आ जाइए। तो अगर 30 के सामने जो साइड होगी, 60 के सामने ये जो साइड आएगी, वो 30 के सामने की जो साइड होगी उसमें √3 मल्टीप्लाई करने पाएगी। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 आ रहा, मतलब इंटू √3 किया है मैंने। तो 1 के सामने 30 के सामने का 60 जो भी साइड का लेंथ होगा, 60 के सामने की साइड कैसे आएगी? √3 का मल्टीप्लाई करके। तो 30 के सामने अगर √3 है तो ये 60 के सामने क्या होगा? पूरा लेंथ जो आएगा वो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करने पर, और √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये ज्यादा आसान लग रहा है जो अभी पहले बता रहा था उससे। तो आप बताइए कि ये टोटल 3 रेशियो हो गया, ये 1 रेशियो है, ये टोटल 3 रेशियो है, ये 1 रेशियो है। तो टोटल 3 में से 1 माइनस करें तो ये वाला लेंथ आएगा। तो 3 - 1 मतलब 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और अगर 1 की वैल्यू 15 मीटर आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 15 मीटर आ गई, तो ये तो √3 है, यानी √3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप आंसर बता पाएंगे, √3 मल्टीप्लाई कर दिया, 15√3 मीटर उस टावर की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन सारे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन को बेसिक तरीका आपका जो है जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से करते चलेंगे। बेसिक का मतलब एकदम tan cot का यूज करने बैठ नहीं जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है? क्वेश्चन है, if the angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree, the length of the shadow of a pillar decreases by 60 meter, the height of the pillar is। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ जाता है तो खंबे की छाया 60 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, अगर ये देखें तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से देखने में क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना अलग क्वेश्चन नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सन की छाया, क्या कौन सी सन की छाया की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे होगा उसके लिए फिगर बनाने आपको धीरे धीरे समझना होगा कि जब भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसमें फिगर बनाने आना चाहिए, और फिगर अगर आपको बनाने आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। The angle of elevation of the sun changes from 30 to 45 degree and the length of the shadow of a pillar decreases by 60 meter। तो जो भी हिंदी में मैंने बताया था उसको अगर फिगर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बनाऊं फिगर यहाँ पर, तो कुछ ऐसे है। मैंने कहा कि ये हो गया सूर्य, और सूर्य से निकल रही हैं किरणें। अब आपका मैंने कहा कि 30 लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर, एक पिलर का जो शैडो का लेंथ है वो आपका कुछ ऐसे था, ये पिलर। अब अगर ये पिलर था, पिलर है, तो इसका मतलब अगर इधर से छाया आ रही है, इधर से आपका प्रकाश आ रहा है, तो आपको पता है कि जो इसके इधर वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा कि ये जो पिलर है ना, इसके इधर जाने ही नहीं देगा। उसकी जो रेज हैं, तो उसको जो होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो इधर जो आपकी आ रही हैं वो आपका इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो ये वाला पार्ट जो होगा वो इस तरीके से जाएगा। इसके ऊपर जो जाएंगी ये सारी किरणें जाएंगी, हमें पता है कि ये सारी किरणें जाएंगी इधर। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पिलर है, यहां पर जो इसके बाद इसके नीचे की जो किरणें हैं वो यहीं पर वो रुक जाएंगी, तो इससे ये छाया बनेगी। तो उसी के बारे में बोला गया है कि जब 30 डिग्री ये आपका बना दिया कि इसके इधर जो होगा, ये यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। ये जमीन का हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं होगी। इधर आप खड़े रहिए, सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिलर है उसकी किरणों को रोक दे रहा है। अब आपसे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। तो मैंने कहा चलो यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? 30 डिग्री। यहां से सूर्य को देख रहे थे तो पिलर के ऊपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग सूर्य दिखाई दे रहा था, तो वो 30 डिग्री था। उसके बाद बोला गया 30 से 45 डिग्री लेंथ हो गई, मतलब आपको बोला गया एलिवेशन 30 से 45 डिग्री जब हुआ तो जो लेंथ था पिलर के शैडो का, पिलर का जो शैडो बन रहा था उसका लेंथ 60 मीटर कम हो गया। अब ये तो है ही कि सूर्य यहां था, अब कुछ समय के बाद सूर्य आगे बढ़ेगा, सूर्य आगे बढ़ेगा। दिखता जो है हमें कि सूर्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका पृथ्वी आगे चलता रहता है, घूमता रहता है। मैंने कहा यहां पर आ गया सूर्य। अब सूर्य यहां पर आ जाएगा तो जो यहां से किरणें निकलेगी वो आपको पता है कि कुछ ऐसे होगा
कि इसके बाद की जो किरणें हैं वो आपका इसके इधर नहीं आएगी, लेकिन आपका इसके बाद इधर आपका क्या होगा कि ये जो किरणें हैं वो आपका इधर क्या कवर कर लेंगे, यहां तक किरण पहुंचने लगी, इसके इधर आपका अभी भी नहीं पहुंच रही है। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका इसके इधर आपका छाया बनेगा, क्योंकि ये पिलर जो होगा इधर के आने वाली किरणों को रोक देगा, और इधर के बाद अगर इसके आगे जाए तो इधर आपका छाया नहीं रहेगा, इधर प्रकाश हो जाएगा, इसीलिए बोला गया। अब यहां तक आपका छाया था, अब छाया केवल यहां तक रह गया, और कितना मीटर कम हो गया, तो बोला कि डिक्रीज हो गया, जो शैडो थी, जो छाया थी, वो 60 मीटर कम हो गई। ये 60 मीटर कम हो गई जब ये 45 डिग्री हो गया है तब। ये क्वेश्चन है आपका, मैं थोड़ा लंबा टाइम लगा रहा हूं समझाने में, ताकि अगर आपको फिगर बनाने का समझ में आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन का आंसर निकालने में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे का पार्ट ये है कि हाइट बतानी है, इस पिलर की हाइट बतानी है, और पिलर की जब हाइट बतानी है तो ये सारी रेज जो है ना वो हटा दे रहा हूं मैं फिलहाल। तो ये आपका जो पिलर की हाइट बतानी है, वो पिलर की हाइट कितनी है अगर आपको बताना है तो आप सिंपल लॉजिक, अच्छा अगर आप ऐसे देखें कि पिलर की हाइट रेशियो के अकॉर्डिंग कितना होगी, तो मैंने कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने की साइड को अगर मैंने 1 रेशियो लिया तो ये पूरा कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये पूरा होगा 60, और अगर ये पूरा 60 होगा तो ये पूरा कितना आएगा, तो आप बता पाएंगे 30 के सामने आपका 1 है तो 60 के सामने का साइड होगा √3। अच्छा दूसरा पॉइंट अगर यहां पर देखें तो ये √3। अच्छा अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी, क्योंकि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का होता है ना, 2 ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने, लेकिन एक साइड कॉमन जरूर आपका मिलता है, तो वहीं से हमें रिलेट करना होता है। तो अब अगर इस ट्रायंगल में चले तो ये 45 डिग्री है, तो हमें पता है कि ये भी 45 डिग्री होगा, तो 45 बराबर है, बराबर साइड होगी, 45 1 है तो ये 45 के सामने ये भी लेंथ क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये √3 होगा तो ये 1 रेशियो होगा, ये 1 रेशियो, और हमें 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है, मतलब बतानी तो है हाइट जो 1 रेशियो हमने माना है। अब आप देखिए कि ये वाला लेंथ कितना आएगा, तो आप बता पाएंगे कि ये वाला लेंथ होगा ये टोटल √3 माइनस आपका ये वाला रेशियो में से रेशियो को माइनस करेंगे तो कहेंगे √3 - 1 बराबर 60 मीटर, तो √3 - 1 = 60 मीटर, यहां पर रिजल्ट आ गया। यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये ले जाके इसमें जोड़ना घटाना मत लगना, क्योंकि ये रेशियो का पार्ट है, तो 1 रेशियो की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे तो 60/√3 - 1, और √3 - 1 कैसे रेशनलाइज होता है अगर आपको पता हो तो आप कहेंगे कि ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 30√3 + 1 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आ गई और एक रेशियो की वैल्यू बतानी थी, तो ये आपका आंसर आ गया 30√3 + 1। सिंपल लॉजिक, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है एकदम बेसिक पॉइंट की, ये कैसे हो गया, तो मैं ये बता दूं, अगर रेशनलाइज करेंगे तो 60/√3 - 1 अगर आपका लिखा हुआ दिख रहा है, 60/√3 - 1 रेशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर का जो साइन है ना बीच वाला, वो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3 + 1 एंड √3 - 1। तो अगर आप देखें तो सॉरी √3 + 1 साइन बदल के ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करते वक्त। तो अब आप देखिए कि ये क्या होगा, √3 - 1 था तो √3 + 1, √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर का तो वैल्यू ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि आपका ये आ रहा है √3 - 1 √3 + 1, तो a + b और a - b ये जो रिजल्ट आता है वो होता है a² - b², यानी ये जो रिजल्ट आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 60√3 + 1 और नीचे आ जाएगा a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। तो अगर इससे डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा 30√3 + 1। तो ये आपका थोड़ा सा रेशनलाइज करने का तरीका अगर आपने कभी सीखा होगा तो तुरंत आप देख के ही बता पाएंगे, पूरा लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे लॉजिक लगाएंगे, इसका अगर रेशनलाइज करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस आएगा नीचे, जो कि 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड किया 30 और साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये नीचे आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड किया 30 और साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 + 1, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 30 × √3 + 1। तो रेशनलाइज करने के लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी बोला वो लॉजिक अगर आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन करते वक्त घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इत्मीनान से करिए, आपके क्वेश्चन के आंसर निकलते जाएंगे, कुछ टफ नहीं होता, थोड़ा सा लॉजिक ये है कि आपको समझना है इस तरीके से। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है, an aeroplane when flying at a height of 5000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two aeroplanes
from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. The vertical distance between the aeroplane at that instant is. अच्छा, अगर आप इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या मतलब है, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान उसी क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर उड़ता है और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो उसी क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें तो आपसे तो ये पहला पॉइंट तो ये बोला गया है कि एक एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है कि कौन सा एरोप्लेन ऊपर है और कौन सा एरोप्लेन नीचे है। तो आपको ये पहले पॉइंट बताया गया है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलिए एरोप्लेन बना लेते हैं, ये हो गया एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन उड़ रहा है कितने मीटर की ऊंचाई पर, तो ये आपको बता दिया गया कि ये जो उड़ रहा है एरोप्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस एरोप्लेन की ऊंचाई जो है जमीन से वो 5000 मीटर है, इस एरोप्लेन की ऊंचाई जमीन से 5000 मीटर है, ये आपको दिया गया। और आगे की कहानी थोड़ा ध्यान रखना कि जब ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उसी क्षण पर दूसरा एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ रहा है या नीचे, तो दूसरा एरोप्लेन है, तो बोला गया 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेज, जो पास कर रहा है यही वाला जो है वो पास कर रहा है, पासेज वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, उसी क्षण पर यह एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से उड़ रहा है, ऊपर से पास कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरा एरोप्लेन होगा वो इस एरोप्लेन के नीचे होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान समझना है, ध्यान से पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि दूसरा एरोप्लेन जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहला एरोप्लेन उड़ रहा था उससे ऊपर है या नीचे है। तो ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी की तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो जब ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो ये उसी क्षण पे पास कर रहा था वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, उसी क्षण पर ये एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से पास कर रहा था। थोड़ा सा मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेज वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, उसी क्षण पर ये दूसरे एरोप्लेन के ऊपर है। और ये ध्यान रखना है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये आपका कुछ ऊंचाई पर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कितनी ऊंचाई पर है, बस ये पता है कि ये वाला दूसरा इस वाले के नीचे है। When the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें कि इन पे जो बनने वाला एंगल है, when the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point, एक ही पॉइंट से इनके ऊपर जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है वो आपसे बोला गया कि कितने कितने डिग्री है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। और रिस्पेक्टिवली की बात की गई है, रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम बात कर रहे थे इसकी और इसकी कर रहे थे पहले बात, तो पहले एंगल इसी वाला आएगा 60 आएगा। वैसे भी अगर ज्यादा है तो जो ज्यादा है, जो ज्यादा ऊपर होगा उस पर ज्यादा एंगल बनेगा। तो ये पूरा 60 डिग्री है। ये पूरा कितना है? ये पूरा है 60 डिग्री, ये ध्यान रखना। अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। आगे चलते हैं और दूसरे वाले फिगर में चलें और यहां पर क्या बन रहा है कि ये जो आपका 60 डिग्री है इस पर बन रहा है और दूसरे वाले एरोप्लेन पर जो उसके नीचे उड़ रहा है उस पर कितना है? 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया गया 45 डिग्री। कौन सा एंगल? तो ये एंगल जो कि दूसरे एरोप्लेन पर उड़ रहा है, मतलब बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और उसी पॉइंट से, तो ये आपको दिया गया 45 डिग्री। और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल का सम, अगर एक 45 है दूसरा 45, एक 30 है तो दूसरा 60, एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, क्योंकि ये आपका पता है, पहले से कंफर्म है कि ये तो 90 डिग्री की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, मतलब ये दोनों एरोप्लेन है, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में या 3 में ऐसा कुछ, कि अगर आपका एंगल बराबर होता है तो आपको ये बताया था मैंने कि जो साइड होती है वो बराबर होती हैं। तो वो लॉजिक अगर आपका यहां यूज होता है तो ठीक, नहीं यूज होता है तो देखेंगे अगले में क्या लॉजिक यूज होगा। हाँ, यहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 45 है तो ये 15 होगा और ये 30 है, तो वो लॉजिक तो यहां पर यूज नहीं दिख रहा है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो चलिए आपका एकदम बेसिक पे आते हैं। बेसिक ये है कि आपको ये बताना है, और अगर ये बताना है तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करें, थोड़ा सा लॉजिक समझें।
आप सिंपल लॉजिक अगर आप देखो कि 30 के सामने की साइड, अगर मैं कहता हूं कि ये पूरी साइड का लेंथ अगर एक रेशियो होगा, ये पूरी साइड का लेंथ अगर एक रेशियो होगा, तो अगर आप देखें तो ये बड़े ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं कि 30 के सामने अगर एक होगा तो 60 के सामने ये पूरा जो लेंथ आएगा, ये जो पूरा लेंथ आएगा वो कितना आएगा, तो हमें पता है कि √3 आएगा। ये आएगा √3। कौन सा? ये 5000 मीटर जो है ना वो √3 के बराबर हो गया। ये √3 आएगा। ये पूरा लेंथ क्या आएगा? √3 आएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप ये देखिए यहां पर, अब अगर आप यहां पर देखें कि अगर ये एक होगा, अगर ये एक होगा 45 डिग्री इस ट्रायंगल में आए, 45 के सामने की साइड एक है, तो इस 45 के सामने की साइड जो होगी 45 डिग्री एंगल के सामने की साइड ये भी 1 होगी क्या? हाँ होगी, हाँ होगी, श्योर होगी, क्यों नहीं होगी? होगी। तो अगर ये देखें तो 1 था तो ये भी 1 हो गया। अब अगर ये भी 1 हो गया तो अब बताइए कि √3 की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें पता है कि ये पूरा √3 की वैल्यू जो दी गई है, पता चला हमें रेशियो के अकॉर्डिंग, वो 5000 मीटर है। √3 की वैल्यू 5000 मीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बता पाएंगे 5000 डिवाइडेड बाई √3, और ये डिवाइड नहीं होता है तो रहने देते हैं, 5000 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। और हमें निकालना कितनी की वैल्यू है? हमें निकालना है इसका लेंथ, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे आएगा? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आएगा कैसे? तो आपको पता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा टोटल √3 - 1, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा √3 - 1, और √3 - 1 होगा तो हमें पता चल गया कि एक रेशियो की वैल्यू इतना है, तो √3 - 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? यानी यही तो आपको हाइट बताना था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5000 बाई √3 इंटू √3 - 1। और जब आप देखें कि ये 5000 तो रहने दिया, देखिए कई सारे तरीके होते हैं, 5000 तो रहने दिया, और ये जब जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? थोड़ा सा देखें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखते हैं। 5000 अगर ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 - 1 बाई √3। देखिए अगर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपका गया 5000 1 माइनस, मतलब 5000 ब्रैकेट के अंदर इंटू 1 - 1 बाई √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्रॉस, और जो क्रॉस चेक कर रहा हूं जिनका दिमाग चलता है वो वही लॉजिक यूज करते हैं, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि 30 के सामने जो साइड होती है, 60 के सामने √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 के सामने जो साइड होगी, अगर मैं जो भी साइड होगी अगर मैं इसको √3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं अगर ये लॉजिक लगाऊं तो कहूंगा कि ये जो पूरी साइड 5000 मीटर थी, अब मैं जो बोल रहा हूं क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा हूं कि कहीं गलत नहीं कर, मतलब गलत आंसर ना आया हो, तो अगर आपको दिमाग चलता होगा तो आप यही लॉजिक यूज करेंगे, कहेंगे आप ये पूरा कि आप देखिए कि 60 के सामने कितना है? 5000 मीटर, और अगर 60 के सामने 5000 मीटर है, 60 के सामने 5000 मीटर है, तो 30 के सामने क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 5000 बाई √3 होगा। ये आप सीधा सीधा कर पाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझाना हो एक बार और अच्छे से समझाऊं तो इतना भी करने की जगह अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें तो और भी तरीके हैं, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए दूसरा जो तरीका है, किस तरीके से सोचेंगे आप, सोचने का तरीका जो मैं बता रहा हूं वो आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये जो रेशियो लिख लिख के कर रहे हैं ये सब लिखने की दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने आपसे कहा सिंपल लॉजिक समझना इस पॉइंट को, ये 5000 मीटर है। आपसे मैंने कहा कि 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है, अगर मैं उसको √3 से डिवाइड करूं तो 30 डिग्री के सामने की साइड आती है। तो अगर ये 60 डिग्री के सामने की साइड पूरा 5000 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगी? 5000 √3। ये उनके लिए है जिनका दिमाग चलता है सीधा सीधा, 5000 बाई √3। और आप देखिए कि अगर ये देखें कि ये साइड किसकी डिग्री एंगल के सामने? 45 के सामने ये है, तो 45 के सामने ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना आएगा? तो आप कह पाएंगे ये होगा 5000 बाई √3, और ये 5000 बाई √3 आ गया। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? तो टोटल 5000 ये वाला जो लेंथ आएगा, टोटल आपका आएगा 5000 टोटल लेंथ, और माइनस ये वाला लेंथ, मतलब -5000 बाई √3। ये क्रॉस भी पता चल गया, और तरीका भी आपको, क्योंकि बार बार आप रेशियो लिख करके करने की जगह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो स्पीड बढ़ती है। यहां से 1 बचा, यहां से 1 बाई √3 बचा, और ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक चलाएं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं ना, तो पूरा लिखने की जगह आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचें तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर
from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. The distance between the two planes at that instant is. और इसका हिंदी में मतलब अगर देखें तो हिंदी है, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। उसी क्षण दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तदनुसार उस क्षण उस दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी है। अब पॉइंट यहां पर ध्यान ये रखना है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में अभी जो पहले क्वेश्चन बताया इससे जस्ट पहले, तो उसमें मैंने बताया था कौन सा जहाज ऊपर उड़ रहा है कौन सा नीचे उड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो ये बोला गया है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है 3125 मीटर की ऊंचाई पर। एक एरोप्लेन उड़ रहा है 3125 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 3125 मीटर की ऊंचाई पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है। ध्यान समझना, ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है ये 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और फिर बोला गया है कि उसी क्षण फ्रॉम द ग्राउंड पासेज वर्टिकली बिलो अंडर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, तो बोला गया है उसी क्षण वह एक दूसरे एरोप्लेन के नीचे से पास होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे से पास होता है। मतलब ये बोला गया है कि ये जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर 3125 मीटर की हाइट पे जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो उसी टाइम पर उसी क्षण एक दूसरे एरोप्लेन के वर्टिकली नीचे से पास होता है। मतलब कंफर्म हो गया कि दूसरा एरोप्लेन जो है ना वो इसके ऊपर है। ध्यान से समझें, अगर आपको बताया यहीं गया क्वेश्चन में दिया गया है यही इंफॉर्मेशन कि एक एरोप्लेन जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है उसी क्षण पर वह एक दूसरे एरोप्लेन के नीचे से पास हो रहा है, पासेज वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, मतलब दूसरा एरोप्लेन इसके ऊपर है, पास हो रहा है। और फिर बोला गया कि जमीन पर स्थित किसी एक पॉइंट सेम पॉइंट से उन दोनों पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैंने कहा कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पर जो बनने वाला उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है कितना है, तो आपको दोनों का अलग अलग बताया गया है। पहले तो आपको इसकी बात की गई है, तो जो पहला एंगल है वो इस वाले का है 30 डिग्री, और बाद में दूसरे एंगल की बात की गई है जो कि 60 डिग्री है, तो ये पूरा होगा कितना 60 डिग्री, ये पूरा है 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला हाइट बताना है। तो ये आपको वर्टिकल उनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या लॉजिक यूज होगा क्या कि अगर साइड एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी? हाँ, यूज होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो चलो ये तो हो गया 60 डिग्री। मैं दोनों तरीके बता दूंगा, ये 60 डिग्री होगा। और अगर हम देखें कि पूरा अगर एंगल देखें ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट पूरा एंगल कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 डिग्री है। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री होगा। रूल तो आपको पता है 30 डिग्री होगा। अब देखिए ये टोटल 60 है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 30। अगर ये टोटल 60 है, ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा। और अगर ये 30 है, ये 30 है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड ये वाली, यानी ये वाला साइड, और 30 डिग्री के सामने की साइड ये वाला साइड, दोनों बराबर होगा। अब अगर ये दोनों बराबर होगा तो लॉजिकल अगर आप समझें, थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो आप ये कह पाएंगे कि ये एंगल 30 डिग्री है और इस 30 डिग्री के सामने की साइड 3125 है, तो 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी 3125√3। कैसे आया लॉजिक? वही कि 30 के सामने की साइड जो भी होगी 60 के सामने की साइड √3 से मल्टीप्लाई करके आएगी। मैं थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहा हूं, जो रेशियो लिख रहा था 30 के सामने की साइड अगर मैं कहता हूं कि ये 1 रेशियो होगा तो ये √3 रेशियो होगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। तो 30 के सामने 1 था तो 60 के सामने √3 होगा, तो अगर 1 की वैल्यू इतना है तो √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। थोड़ा सा हटिए, रेशियो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज अगर आपको डायरेक्टली दिख रही हो तो लिखो मत, उससे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करो। बाकी मैंने हिंट दे दिया, बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए
फिर से बड़े ट्रायंगल में आते हैं कि 30 डिग्री के सामने की साइड आपको जो है वो 3125√3 पता है, तो 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी। मैं पहले एंगल के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, पहले आपका बताना तो था एंगल के अकॉर्डिंग, मैंने इससे बताना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अगर हम पूरे एंगल के पूरे के सामने की साइड बताएं, ये पूरा की जो साइड होगी वो कितना होगी, तो हमें पता है इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें फिर से वही बात समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कौन सी बात कि अगर आपका 30 के सामने की साइड अगर इसको 1 मानूंगा तो 60 के सामने ये पूरा √3 होगा, तो 1 की वैल्यू इतना है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3125 इंटू √3 यानी 3125 इंटू √3 आ जाएगा 3, तो ये आपका लेंथ कितना आ जाएगा, तो टोटल 3125 का ट्रिपल ये पूरा है, और यहां से 3125 माइनस करें तो बचेगा 3125 इंटू 3 माइनस 3125, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा कॉमन लेकर के लिख देना 6250 मीटर। एक तो तरीका ये हो गया, और इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आया। तो मुझे बताना पहले तो था एंगल बराबर वाला, लेकिन मैंने बता दिया रेशियो वाला पार्ट। तो चलिए एंगल बराबर वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एंगल बराबर वाले पार्ट में क्या करना था कि आपको ये पता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको ये पता है कि अगर आपका ये 30 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो यहां से देखेंगे 30 के सामने 3125 है, 30 के सामने 3125 है, तो 60 के सामने ऐसे देखो 30 के सामने 3125 है, 1 है, 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने √3 होगा, ये तो नहीं पता है, छोड़ हटाओ। 30 के सामने 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने कितना होगा, 2 होगा। 30 के सामने की साइड 1 रेशियो है, तो 60 के सामने की साइड √3 रेशियो होगी, √3 यूनिट होगी, और 90 के सामने की साइड का रेशियो क्या होगा, √2, मतलब 2 होगा, √2 नहीं 2। तो अब आप यहां से देखें, क्या देखेंगे कि अगर 1 रेशियो इतना है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, इसका डबल, यानी 6250, और अगर ये 6250 है तो ये भी तो 2 ही रेशियो होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर थे, तो इसके सामने की साइड इसके सामने की साइड बराबर होगी। तो अगर 2 रेशियो की वैल्यू 6250 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6250 मीटर। तो थोड़ा सा अगर एंगल का पार्ट इसमें इंक्लूड करके सोचा जाए, थोड़ा सा एंगल का पार्ट की, अगर एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होती है, जहां पर भी अगर इसका लॉजिक यूज होता है तो वहां पर थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।